Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. आज पढ़ेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। लेक्चर नंबर 28 है। क्रोनोलॉजी में मैं चल रही हूँ। कितने इम्पॉर्टेंट है ये आपको खुद पता होगा अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो। तो क्रिस्टोफर मार्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप स्टार्ट करते हैं। ओके, पहली चीज़ लो जी। हाँ ठीक है। हाँ, पहली चीज़ डेट ऑफ बर्थ 1564 से 1593 याद नहीं करनी है, बस एक आइडिया रखना है। ब्लैंक वर्स में लिखते थे। अब मैं नहीं बताने वाली कि फर्स्ट ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स कौन सी थी। मैं बहुत बार रिवाइज करा चुकी हूँ, आपको आना चाहिए। और फॉर दोज कोई कमेंट कर देना ताकि कोई नया देख रहा हो जिसको नहीं याद है तो उसे पता चल जाए कमेंट्स में देख के कि हाँ ये है। चलो, तो इनके वर्क्स की बात। पहली बात तो ये ना कि क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स में क्रोनोलॉजी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि इनके जो वर्क्स है ना, किसी में भी एक एग्जैक्ट डेट नहीं आप बता सकते कि कब लिखी गई थी, क्योंकि इनके सारे ही वर्क्स एक्सेप्ट फॉर वन विच इज़ टैम्बरलेन, इसके अलावा सारे वर्क्स इनके आफ्टर डेथ ही पब्लिश हुए हैं। सो सारे वर्क्स पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुए हैं। तो एक टैम्बरलेन द ग्रेट है जो इनके अपने ही लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ था, उसके अलावा सारे आफ्टर डेथ पब्लिश हुए थे। तो इसीलिए क्रोनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता। थोड़ा सा आइडिया में रहता है, वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी भी, पर वैसे इतना कुछ मुझे नहीं लगता है एग्जाम में आएगा। चलो, तो टैम्बरलेन द ग्रेट के बारे में पहली चीज़, ओनली वर्क टू बी पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज़ हिज फर्स्ट ओरिजिनल वर्क। सो दिस इज़ हिज फर्स्ट ओरिजिनल वर्क। अब ये तो पता ही चल रहा है ना यार, अगर अकेला वर्क है जो उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश है तो वो कोई सेकंड थर्ड या फोर्थ वर्क क्यों पब्लिश करेंगे? अपना अपना पहला ही वर्क करेंगे ना पब्लिश। तो दिस इज़ द फर्स्ट ओरिजिनल वर्क। उसके अलावा इन्होंने एक और लिखा था, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। दिस वॉज हिज फर्स्ट वर्क। दिस इज़ नॉट हिज फर्स्ट ओरिजिनल वर्क, दिस इज हिज फर्स्ट वर्क। दिस इज हिज फर्स्ट ओरिजिनल वर्क, ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट वन टू बी, ओनली वन टू बी पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ठीक है। टैम्बरलेन की स्टोरी, वैसे तो आजकल जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये पूछेंगे, लेकिन एक सवाल तो बनता ही बनता है कि टैम्बरलेन शेपर्ड थे, इन शेपर्ड से ये किंग बने। और एक बेसिक सी चीज़ कि टैम्बरलेन जो थे ये बहुत एम्बिशियस थे। ही वॉन्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। मैक्स टू मैक्स यहाँ तक सवाल आएगा, लेकिन क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक चीज़ देखो। टैम्बरलेन जो थे, आप ये देखेंगे ये स्काइथियन, ये वर्ड आप एसोसिएट करेंगे इनसे, कई जगह आपको मिल जाएगा स्काइथियन। स्काइथियन वॉज बेसिकली अ ट्राइब जो अपने ओरिजिन ट्रेस करती है कहाँ से? ईरान से। ईरान कहाँ पे है? देखना मैप पे, ईरान कहाँ पे है। ईरान बॉर्डर्स पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और ये एरिया है ना सारा, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये जो इंडिया से लगते लगते जो इधर देश हैं, इन सबको सेंट्रल एशिया भी आप कहते हो। तो कई बार आपको सेंट्रल एशिया भी लिखा हुआ आएगा, तो तब ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सेंट्रल एशिया कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, तो वहाँ की ये है। इन्होंने शादी की जेनोक्रेट से। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात है कि जेनोक्रेट के पापा का जो भी किंगडम था ना, ये उसके भी वो थे कि मतलब ये भी वो ले लेंगे, जीत लेंगे। तो मतलब टैम्बरलिन वॉज रियली एम्बिशियस। ठीक है, फिर इनके बच्चे थे, उनमें से एक कैलिफस था। जो कैलिफस था ना वो थोड़ा सेंसिटिव था, तो ही वॉज नॉट समबडी जो वॉर में जाएगा और लड़ेगा। तो एक बार वॉर हो रही थी जिसमें टैम्बरलेन पार्टिसिपेट कर रहे थे और कैलिफस नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। टैम्बरलेन को गुस्सा आता है और वो कैलिफस को मरवा देते हैं। एक पेरेंट अपने बेटे को मरवा दे रहा है। ठीक है, मैं बेसिकली ये समझा रही हूँ आपको कि टैम्बरलेन को थोड़ा समझो, ताकि कल को कुछ, क्योंकि देखो पूरा नॉवल तो आप नहीं पढ़ सकते, पर थोड़ा सा एनालिसिस करो कि टैम्बरलेन कैसे से थे, तो ताकि कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ आए तो आपको अंदाज़ा लग जाए कि यार ये कर सकते हैं ये और ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलिफस को ये मरवा देते हैं। इनका एक और बेटा होता है अमायरस। ही इज़ द वन हु विल टेक ओवर द थ्रोन। ठीक है, जो किंगडम इनहेरिट करेंगे वो अमायरस करेंगे। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे एक बार एक जगह को टैम्बरलिन जो है वो पूरी सिटी को ही आग लगा देते हैं, ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैम्बरलिन द ग्रेट के बारे में। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको लगता है कि आपको याद भी रहेगा तो आप समरी देख सकते हो। मेरे हिसाब से
कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, तो उसको आप छोड़ दो। फिर आ जाओ द ज्यू ऑफ माल्टा पे। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और मैंने आपको बहुत बार बोला है टाइटल जो है ना उसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। द ज्यू ऑफ माल्टा, हु इज़ द ज्यू ऑफ माल्टा? बैरबिस। और ये कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है, बैरबिस इज़ द ज्यू ऑफ माल्टा। ठीक है, माल्टा क्या हुआ? जगह का नाम है। कहाँ ये जगह? यूरोप में है। मैप पे चेक करना कहाँ, जैसे इटली के साथ है, इटली से काफ़ी क्लोज है। ठीक है, ज्यू ऑफ माल्टा। इसमें प्रोलोग है और 5 एक्ट्स है। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, ये याद नहीं करना। और वैसे भी जनरली आपको कुछ समझ नहीं आया ना कभी पेपर में कि कितने एक्ट्स होंगे। 5 इज़ सेफ, क्योंकि 5 बहुत सारे के प्लेज में एक्ट्स 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 इज़ लाइक सेफ टू गेस। तो इसमें प्रोलोग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम है तो प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि प्रोलोग अगर आप पूरा पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। बाकी मैं आपको बता देती हूँ जो मेन जिससे क्वेश्चन बन सकता है। मैकविल कैरेक्टर है। अब मैकविल जो है ही साउंडिंग वेरी सिमिलर टू दिस पर्सन कॉल्ड मैकियावेली। कौन थे मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली वीडियोस नहीं देखी है अगर आपको समझ नहीं आ रहा। सो मैकियावेली कौन था? मैकियावेली एक ऐसा इंसान था जो ये थ्योरी प्रोपोगेट करता था कि कुछ भी हो जाए, टू विन, नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर व्हाट रूट यू टेक, यू हैव टू विन एंड देन दैट इज़ जस्टिफाइड। ठीक है, तो बेसिकली मैकियावेली ना तब कहते हैं किसी चीज़ को जब आपको लगे कि मतलब ये सही नहीं था पर फिर भी किसी ने किया फॉर अचीविंग समथिंग, कोई मोटिव था और उन्होंने मतलब हर रास्ता अपनाया वो काम करने के लिए। ठीक है, तब वहाँ पे मैकियावेली इनका मेंशन करते हैं। तो अब प्रोलोग ऐसे स्टार्ट होता है कि मैकियावेल, जो कि प्रोबेबली मैकियावेली ही है, तो मैकियावेल जो है वो डेड है लेकिन उनका घोस्ट अभी भी है। एंड वही घोस्ट है जो आपसे बात कर रहा है प्रोलोग में। एंड he'll say sorry, he'll say that religion is a childish toy and there is no sin except ignorance. ठीक है, religion is a childish toy and there is no sin except ignorance. कौन बोल रहा है? मैकियावेल बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है? प्रोलोग ऑफ ज्यू ऑफ माल्टा में। ठीक है, ज्यू ऑफ माल्टा मैंने आपको बताया बैरबस है। इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे फर्नीज है, कैलमथ है, और भी कैरेक्टर्स हैं, कुछ प्रीस्ट्स भी हैं। यहाँ पे मैंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम नहीं लिखा है, इथामोर। ही इज़ द सर्वेंट टू बैरबस। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये 3 याद करने हैं। अबिगेल इज़ द डॉटर ऑफ बैरबस। ठीक है, एंड शी इज़ द वर्चुअस डॉटर, शी इज़ द नाइस कैरेक्टर। इथामोर और बैरबस ये किलिंग्स में इन्वॉल्व होंगे, ये लोगों को मारेंगे अपने मोटिव के लिए। तो हाँ बस, फर्नीज जो है वो गवर्नर हैं उस जगह के जहाँ पे बैरबस रहते हैं, और कैलमथ टर्किश प्रिंस है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बता रही हूँ। तो होता क्या है ना कि बैरबस अलग अलग टाइप की प्लॉट्स करता है ताकि ये इसके पास जो मनी है, गोल्ड है, वो इसको मिल जाए। क्या होता है ना कि बैरबस का जो घर होता है ना वो फर्नीज ले लेता है, बिकॉज बैरबस डज नॉट वांट टू पार्ट विद हिज वेल्थ फॉर वट एवर रीजन्स, वो बहुत डिटेल हो जाएगी। तो फर्नीज इनका घर ले लेता है और उसे एक मोनेस्ट्री में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या है ना कि ऑब्वियसली बैरबस वांट्स हिज मनी बैक, सो वो अबीगेल को बोलता है दैट यू बिकम अ नन एंड यू स्मगल आउट गोल्ड फ्रॉम द प्लेस, एंड शी डज दैट। बट फिर चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अगली टर्न लेने लग जाती हैं। तो अबीगेल एक्चुअली में शी टर्न्स टू क्रिश्चियनिटी एंड शी बिकम्स अ नन। तो और बैरबस जो है वो इथामोर के साथ प्लॉटिंग करते हैं अगेंस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और अल्टीमेटली इनका ऐसा प्लॉट होता है कि कैलमथ को बोलेंगे कुछ कुछ और फर्नीज के अगेंस्ट भड़काएंगे। ठीक है, तो कैलमथ और बैरबस एक साथ हो जाएंगे और फर्नीज को साइड लाइन कर देंगे एंड बैरबस विल बिकम व्हाट, द गवर्नर ऑफ दैट प्लेस। तो इतना एम्बिशियस इनका है, चाहते हैं ये बहुत ज़्यादा
आगे बढ़ना, लेकिन इनका तरीका सही नहीं है, ठीक है, डिसीट अपनाते हैं ये। तो होगा क्या कि अल्टीमेटली फर्नीस और कैलमथ एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और बारहबिस को पता भी नहीं होता, और ये दोनों इसको एक कोल्ड रन में डुबा देते हैं और ऐसे बारहबिस की डेथ होती है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि इनकी डेथ कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेजिडी है, सो यू शुड नो कि ट्रेजिडी में एंड क्या है, हाउ इज़ इट ट्रेजिक, सो दैट हैपन्स। थोड़ा सा अगर आपको लगता है आप समरी पढ़ सकते हो, पर नहीं भी पढ़नी तो आजकल तो यार सवाल नहीं आ रहे हैं, नेट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलो जी, प्रोलोग देख लेना, पर इसका इम्पोर्टेंट है, और नहीं होगा तो समरी पढ़ लेना चाहे प्रोलोग की, अगर आपको रियल प्रोलोग एक्चुअल प्रोलोग नहीं पढ़ना है। पर वैसे एक्चुअल पढ़ोगे तो बेटर है, क्योंकि उसमें फिर ना फ्रेजेस भी होते हैं, फिर वो याद रह जाते हैं, तो वो हेल्प करता है। फिर आ जाओ द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। पूरा टाइटल मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं ना, उनके फिर टाइटल्स में भी वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे और पूछेंगे कि बताओ इन चारों में से कौन सा सही टाइटल है, ठीक है। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, जर्मन इंस्पिरेशन है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, जर्मन इंस्पिरेशन। एक इसमें कंट्रोवर्सी है डॉक्टर फॉस्टस में कि ये कैल्विनिज्म को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। कैल्विनिज्म में क्या सपोर्ट करता है? कैल्विनिज्म ये बिलीव करता है कि एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड और ह्यूमन के पास प्रैक्टिकली कोई फ्री विल नहीं होती है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई हैव रेड ऑन द इंटरनेट। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो ऑब्वियसली नहीं पता है रिलीजन्स के बारे में, तो जो मुझे समझ आया वो यही है कि कैल्विनिज्म बिलीव्स की सॉवरेनिटी है गॉड की, एंड इंसान के पास कोई फ्री विल नहीं है। अब होता क्या है ना, डॉक्टर फॉस्टस में एंड तक डॉक्टर फॉस्टस इज़ नॉट एबल टू रिपेंट, मतलब ही इज़ इन पेन बट ही इज़ नॉट एबल टू रिपेंट, वो बेसिकली नहीं रिपेंट कर पा रहा है। तो तब ये है कि डॉक्टर फॉस्टस में कैल्विनिज्म सपोर्टेड है या नहीं सपोर्टेड है, तो ये एक चीज़ है इसमें, ठीक है। दूसरा, इसका भी प्रोलोग पढ़ना है डिटेल में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोलोग कौन देता है? कोरस देते हैं। कोरस देते हैं, कोरस पता है ना कौन होते हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आपको थोड़ा, जब ग्रीक प्लेस चलते थे तो जो चीज़ स्टेज पे नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि आपको यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन फॉलो करना है। यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताना पड़ेगा, है ना। टाइम प्लेस एंड एक्शन मतलब 24 आवर्स के अंदर आपका प्ले हो जाना चाहिए के स्पैन में। आप प्लेस चेंज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली स्टेज पे अगर आपने मान लो कोर्ट का सीन दिखाया है और अब आपको गार्डन का सीन दिखाना है, ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट ना। तो ठीक है कि कोरस आ जाएंगे, बता देंगे कि गार्डन में ये हुआ, ठीक है, तो वो प्लेस की यूनिटी हो गई। आप सेम प्लेस पे पूरा एक्शन कर रहे हो, और एक्शन मतलब प्लॉट एक ही होना चाहिए, सब प्लॉट नहीं होना चाहिए। ये होता है टाइम प्लेस एंड एक्शन। तो ये था ग्रीक्स के टाइम पर, इसीलिए कोरस हेल्प करता था कि मान लो आप कोर्ट का सीन दिखा रहे हो, गार्डन में कुछ हो रहा है, तो कोरस आके सुना देगा कि गार्डन में ये हुआ। तो बेसिकली जो सीन है वो कोर्ट का ही रहेगा, गार्डन की बात स्टोरी फॉर्म में कोरस ने बता दी। तो इसमें जो प्रोलोग है वो है कोरस ने दिया हुआ, और कोरस ने क्या किया है, इसमें कंपेयर किया है आइकैरस को, किसके साथ? डॉक्टर फॉस्टस के साथ। अब डॉक्टर फॉस्टस और आइकैरस में क्या सिमिलैरिटी है वो मेरे को बाद में समझाऊंगी मैं आपको, थोड़ा मुझे कंप्लीट करने दो ताकि सेंस बने बात की, ठीक है। ये वर्ड्स बड़े फेमस हैं और ये आपको याद होने चाहिए, ये प्रोलोग में मेंशन है, प्रोलोग पढ़ना है इसका, है ना। कर्स्ड नेक्रोमेंसी एंड सेल्फ कंसीट। नेक्रोमेंसी क्या होता है? सिंपल भाषा में बोले तो ब्लैक मैजिक, ठीक है। और सेल्फ कंसीट तो पता ही है, अपने बारे में ज़्यादा ही कुछ सोचना, ठीक है। तो और हाँ, इस प्ले के 2 वर्जन्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो होता क्या है इस प्ले में कि डॉक्टर फॉस्टस ना बहुत ही हंग्री है फॉर नॉलेज। ही वॉन्ट्स टू नो कि दुनिया कैसे चलती है, यूनिवर्स कैसे है क्या नहीं है, यू नो, जिन चीज़ों के आंसर्स आपको बुक्स में भी नहीं मिलते, उन चीज़ों के आंसर्स के पीछे डॉक्टर फॉस्टस लाइक वॉन्ट्स द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। तो वो क्या करते हैं कि थ्रू नेक्रोमेंसी ही इज़ एबल टू समन मेफिस्टोफिलिस। मेफिस्टोफिलिस इज़ अ डेविल, ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने मेफिस्टोफिलिस का नाम। सो मेफिस्टोफिलिस इज़ अ डेविल एंड ही समन्स अ डेविल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेशिएट हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, राइट। तो वो जो चीज़ है इसमें यही दिखाया है कि आप
टेम्पररी प्लेजर के लिए, ठीक है, आप अपना सोल ही बेच दे रहे हो, क्योंकि मेफिस्टोफिलिस को डॉक्टर फॉस्टस अपना सोल प्लेज कर देते हैं कि आई विल गिव यू माई सोल फॉर 28 years ऑफ सर्विस फ्रॉम यू. तो मेफिस्टोफिलिस इज लाइक serving him for 28 years, going to serve him for the next 28 years, and Dr. Faustus, as a result, or as a compensation, yeah, in return he said that he will sell his soul to the devil. ठीक है. तो अब जब मेफिस्टोफिलिस आएगा ना, वो हेल की डिस्क्रिप्शन देगा, एंड वो बड़ा पिटीफुल भी लगेगा कि यू नो मेफिस्टोफिलिस इज नॉट हैप्पी and Dr. Faustus can see it, लेकिन फिर भी he wants to he's okay with selling his soul to the devil. अब क्या है कि जब ये सब होगा तो ठीक है, हो गया पैक्ट साइन, एंड उन्होंने अपना सोल डेविल को बेच दिया. अब he will have everything that he wants, सब कुछ वो कर सकते हैं. तो कभी किसी के सिर पे एक बार तो सींग उगा दिए थे, ऐसा भी कुछ था. तो ऐसी ऐसी चीज़ों में he gets involved. फिर एक बार क्या होता है कि ही बेसिकली मैजिकली, ऑब्वियसली मेफिस्टोफिलिस को वो जो भी है कमांड कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे हेलेन ऑफ ट्रॉय को देखना है. तो हेलेन ऑफ ट्रॉय का गोस्ट भी अपीयर होता है. और फिर एक बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है इस प्ले की, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships. क्योंकि जो हेलेन थी ना, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन, है ना. एंड वो बोलते हैं क्या ये है वो फेस, क्या ये चेहरा है जिसके पीछे हज़ारों शिप्स चल पड़ी थी, दैट लॉन्च्ड 1,000 ships. किस लिए? वॉर के लिए. ऑब्वियसली वॉर किसके बीच में हुआ था? ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स के बीच में, हेलेन के पीछे हुआ था. तो वो लाइन बोलते हैं कि इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships. तो हेलेन ऑफ ट्रॉय भी इसमें वो समन करते हैं. फिर इसमें ऐसा है कि जब भी फॉस्टस डिलेमा में होते हैं ना कि क्या करें क्या ना करें, तो 2 एंजल्स अपीयर होते हैं, गुड एंजल एंड इविल एंजल. एंड दिस इज़ अ रेमिनेंट ऑफ द मोरालिटी प्ले. मोरालिटी प्ले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है. क्या होता है? मोरालिटी प्ले होता है जहाँ पे वाइसेस एंड वर्च्यूज़ वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में लेते हैं. जैसे मैंने एवरी मैन बताया था आपको. एवरी मैन खुद कौन है? कैरेक्टर है, एंड ही रिप्रेजेंट्स ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दी अर्थ. उसमें देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, जैसे हैप्पीनेस एक कैरेक्टर है ना. तो लाइक दैट. तो दैट इज़ अबाउट द गुड एंड इविल एंजल्स. देन यू हैव द 7 डेडली सिंस. जो 7 डेडली सिंस हैं वो अपीयर होंगी. अब वो 7 डेडली सिंस आप याद कर लें तो बेटर है, क्योंकि वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग नॉवेल्स में वो आने वाला है, प्लेज में जब आप देखोगे. तो इट्स गुड इफ़ यू रिमेंबर दोस. आई कैन टेल यू डॉक्टर फॉस्टस में कौन कौन सी 7 डेडली सिंस हैं. थोड़ा बहुत चेंज होता है, यूजुअली यही होती है, ठीक है. या फिर इनके थोड़े नाम डिफरेंट होंगे. प्राइड, कोवेटसनेस, रॉथ या रात जो भी बोलना हो, एनवी, ग्लटनी, स्लॉथ, लेचरी. ठीक है. प्राइड तो आपको पता होगा मतलब. कोवेटसनेस इज व्हेन यू वांट टू हैव समथिंग जो किसी और के पास है और आपके पास नहीं है, दैट्स कोवेटसनेस. रात, गुस्सा. एनवी तो पता ही होगा. ग्लटनी, बहुत खाना है, बस खाते ही जाना है, ग्लटनी. स्लॉथ, स्लगिशनेस, स्लो, मन नहीं कर रहा, लेजीनेस. एंड लेचरी, लस्ट, है ना. सो दीज आर योर 7 डेडली सिंस. इसमें फिर एक एपिलॉग भी है, दैट इज़ ऑल्सो बाय द कोरस. जब प्रोलॉग भी कोरस से है तो ऑब्वियसली एपिलॉग भी कोरस से ही होगा. देखो हमेशा नहीं होता, पर याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, याद कर लो इसको. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा डॉक्टर फॉस्टस पढ़ने बैठेंगे. वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़ा होना चाहिए, और ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में BA ऑनर्स और MA किया है तो ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा. डॉक्टर फॉस्टस इतने इंपॉर्टेंट है. तो एनीवे, इसमें उनके एक फ्रेंड है वाल्डेस. ही टेल्स फॉस्टस टू रीड दीज बुक्स बाय बेकन, एबेनेस, हिब्रू साल्टर एंड न्यू टेस्टामेंट. ठीक है, ये बुक्स पढ़ने को बोलते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए याद कर लो, और जस्ट सो दैट फिर से कभी पूछ लिया तो आपको आना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ डॉक्टर फॉस्टस फॉर यू.
या दैट इज़ इट अबाउट, हाँ इसमें भी कुछ वो हैं डायलॉग्स कोट्स, वो आपको आने चाहिए. कट इज़ द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट. कट इज़ द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट, ये प्रीवियस क्वेश्चन है. और ये चीज़ भी इसमें मेंशन है कि टू प्रैक्टिस मोर देन हेवनली पावर परमिट्स. मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर फॉस्टर्स को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे जो ह्यूमंस को नहीं मिल सकते, राइट. सो ही वांटेड टू प्रैक्टिस मोर देन हेवनली पावर परमिट्स. ठीक है, अब आ जाओ आप एडवर्ड टू पे. एडवर्ड टू इम्पॉर्टेंट है, और इससे आपको क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में ना एक चीज़ पता चलेगी. क्रिस्टोफर मार्लो वॉज अ पर्सन जो हिम्मत रखते थे बोलने की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाउ द वर्ल्ड विल टेक यू. ठीक है, अब इसमें एक होमोसेक्सुअलिटी का थीम है. एडवर्ड टू उस ज़माने में, ठीक है, आजकल भी अब जाके पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट सच थिंग्स. पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत ही कम थी, राइट. तो उस ज़माने में होमोसेक्सुअलिटी की बात करना, सो इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो एंड हाउ ही वाज केपेबल ऑफ कीपिंग हिज पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड थॉट. ठीक है, तो इसका टाइटल है ये पूरा, ये इसलिए समझिए क्योंकि इस एक लाइन में आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी. ठीक है, द ट्रबलसम रेन and lamentable death of Edward II, King of England, with the tragic fall of proud Mortimer. The troublesome reign, reign क्या होता है, किसी का राज. The troublesome reign and lamentable death of Edward II, मतलब एडवर्ड सेकेंड मर जाते हैं. ठीक है, and King of England, who is the King of England, with the tragic fall of proud Mortimer, मतलब मॉर्टिमर के साथ भी सही नहीं होता जो भी होता है. अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ जल्दी से. तो होता क्या है कि एक मिनट, मैंने कैरेक्टर्स लिखे, हाँ लिखे हैं. एडवर्ड टू जो है, ही इज़ द किंग, ही इज़ मैरिड टू इजाबेला, बट हिज लव इंटरेस्ट इज गेवस्टन, एंड दिस इज द होमोसेक्सुअल लव interest that I was telling you about, and this is who he loves. And Isabella, मतलब both Isabella and Edward don't love each other. Isabella loves a noble who's called Mortimer, जो अभी पढ़ा ना टाइटल में, फॉल ऑफ प्राउड मॉर्टिमर. दिस इज द प्राउड मॉर्टिमर. हु इज ही? इजाबेला, जो कि एडवर्ड की वाइफ है, उनका लवर. ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्ले शुरू होता है ना, तो इट ओपन्स विद गेवस्टन हु रीड्स अ लेटर फ्रॉम एडवर्ड टू हु इज़ इन्वाइटिंग हिम बैक टू द कोर्ट. तो क्या है कि गेवस्टन जो है वो एग्जाइल हो कर दिए गए हैं. किसने एग्जाइल किया? ऑब्वियसली एडवर्ड टू के पापा ने एग्जाइल किया. और अभी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्यों किया होगा क्यों नहीं किया होगा, बट एक आप सोच सकते हो कि क्यों किया होगा. मैंने आपको बताया कि लव इंटरेस्ट था, तो गेवस्टन को एग्जाइल कर दिया. तो अब एडवर्ड वन जो है, ही हैज़ पास्ड अवे, तो एडवर्ड टू ने टेक ओवर कर लिया है. नाउ एडवर्ड टू इज़ द किंग, सो नाउ he can exercise his power, so he is inviting Gaveston back, and Gaveston is also very happy about it. लेकिन होता क्या है कि कोर्ट में मॉर्टिमर इज़ वांटिंग पावर, इजाबेला डज नॉट लाइक हर हस्बैंड. सो ये सारे ना इकट्ठे होके, एक और कैरेक्टर है वॉरविक, है ना, फिर केंट है, ये सब क्या है, इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे विल ट्राई कि किसी तरीके एडवर्ड को पावर से हटाना है, विच मोस्टली ऐसे होता था कि आपको मारना पड़ेगा इंसान को. तो उस चक्कर में ये इकट्ठे होंगे और एडवर्ड टू को, पहले तो ये गेवस्टन को मारेंगे. गेवस्टन को वॉरविक मारता है, ये याद रखना कि गेवस्टन को वॉरविक मारता है. और एडवर्ड टू को भी अल्टीमेटली मार दिया जाता है एंड ही इज किल्ड बाय मॉर्टिमर. कहाँ? इन अ रूम इन बर्कले कैसल. अब ये ना सवाल आया हुआ था, इन अ रूम इन बर्कले कैसल, और ये उस टाइम पे बहुत टफ सवाल था, और अगर आपको उस टाइम पे ये नहीं आता था तो कोई बात नहीं, इसको टेंशन वाली कोई बात नहीं है. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा बुक ही पढ़ने बैठ गए, बस ये याद रख लो कि ये सवाल आया था और अब आपको ये याद होना चाहिए. ठीक है, तो ही वॉज किल्ड इन अ रूम इन बर्कले कासल. हो सकता है कल को सवाल आए कि बर्कले कासल
फिगर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, ऑप्शन दे देंगे आपको, बताओ जियो ऑफ माल्टा में, एडवर्ड टू में है या डॉक्टर फॉस्टस में, देन यू शुड नो, ठीक है, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर क्या है, जब एडवर्ड टू भी मर जाएंगे तो एडवर्ड थ्री विल टेक ओवर, हु इज़ एडवर्ड टू सन, एंड ही विल इम्प्रिजन इजाबेला एंड ही विल मर्डर मॉर्टिमर। सो ये ऐसे ट्रेजेडी ख़त्म होती है। बट दिस इज़, मतलब ये भी मैंने आपको ज़्यादा बताया है। एडवर्ड टू पे क्वेश्चन सब रिलेटेड कभी आए नहीं है, पर ये आया था एक बार, एक बर्कले कैसल का आ गया था। अब आ जाओ आप हीरो एंड लिएंडर पे। दिस इज़ अ पोएम, ठीक है। पोएम पोएम में भी ये एपिलियन है। एपिक पता है आपको, एक ऐसी ग्रैंड पोएम होती है ना, जो बहुत बड़ी होती है, बल्कि होती है। अगर उसी का एक छोटा वर्जन देखा जाए तो वो एपिलियन होता है। सो हीरो एंड लिएंडर इज़ एन एपिलियन एंड दिस वाज इनकम्प्लीट। ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे आपके मार्लो। सो इट वाज कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, याद करो, बेट्रेको मायोमैकिया बताया था कि नहीं, है ना। ऑल फूल्स, द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्रिया, है ना, ऑल ऑफ दोज वर्क्स। तो हीरो एंड लिएंडर भी चैपमैन ने कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर उन्होंने लिखी है द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव, द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव, विच इज रिप्लाइड टू बाय वॉल्टर रेले। वॉल्टर रेले ने द निम्फ्स रिप्लाई टू द शेपर्ड लिखी थी, विच वॉज नथिंग बट अ रिप्लाई टू मार्लोस पोयम द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव। पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव की एक बहुत फेमस लाइन है, कम live by me, sorry, live with me and be my love. This is a very famous line. Come live with me and be my love. तो ये हो गए आपके ये हो गए आपके मार्लो कंप्लीट। एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि एक तो हाँ, ये कैरेक्टर्स याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रख लेना, ठीक है। ये भी वैसे तो चांसेस आने के काफ़ी कम है, पर ये फिर भी आ सकता है। बहुत डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, लोग बहुत डिटेल में भी करते हैं इसको, पर इतना बहुत है। और अगर आपका मन कर रहा होगा तो मेरा फेवरेट डायलॉग कि जब आपका सब कुछ हो जाएगा तैयारी, तब आप फिर से इसमें ऐड कर लीजिएगा, स्पेस छोड़ दो, ठीक है। बताना मुझे ये था कि जो एडवर्ड टू है ना, दिस इज़ वन ऑफ हिज लास्ट वर्क्स, ठीक है। और हीरो एंड लिएंडर भी, तभी तो बिफोर ही कुड कंप्लीट ही डाइड, और डॉक्टर फॉस्टस भी, बट इट वॉज रिटन बिफोर एडवर्ड टू, ये पक्का है। और ये तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ओरिजिनल वर्क तो है, मैंने क्रोनोलॉजी में ही लगाए हुए हैं, पर आई डोंट थिंक दे आस्क यू अबाउट द क्रोनोलॉजी, क्योंकि ये थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो वो यूजुअली कंपेटिटिव में पूछते नहीं है, ठीक है। रुको, मेरे को लगता है मैंने कुछ बताना भूल गई थी मैं, कहाँ गया। हाँ, एडवर्ड टू जो है ना, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम रैफल हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, ये याद रखना है, रैफल हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। दैट्स क्रिस्टोफर मार्लो फॉर यू। आजकल क्वेश्चंस की जो है वो फ्रीक्वेंसी वो काफ़ी कम हो गई है, क्रिस्टोफर मार्लो पे हार्डली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समरी जाना तो फ़िलहाल इतना नेसेसरी नहीं है। इससे तो जो नए राइटर्स आ रहे हैं ना आजकल, उनके लिए टाइम बचाओ और वो करो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। क्रिस्टोफर मार्लो के बाद अगले आ जाएंगे विलियम शेक्सपियर, क्योंकि आपको पता होगा कि ये दोनों ही, नहीं पता तो कोई बात नहीं, दोनों ही इसी टाइम पे सेम ईयर में बॉर्न हुए हैं। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर एक्चुअली मार्लो ही थे, है ना। तो बहुत सारी वो तो अलग अलग थ्योरीज हैं, पर वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिस्टोफर मार्लो की लोग आपको, मतलब लोग क्या, आप पढ़ेंगे उनके बारे में कि एक स्पाई भी थे। इनकी डेथ बड़ी कंट्रोवर्शियल है, पता ही नहीं है कि ये कैसे ही पास्ड अवे। कुछ लोग कहते हैं कि एक फ़ाइट हो गई थी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। सो इनकी डेथ के अराउंड भी काफ़ी मिस्ट्री है। और बट ये जो ये वाला मटेरियल होता है ना, ये कॉलेज के एग्ज़ाम्स में लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेट में ऐसा सवाल आने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इसमें कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है, ठीक है।
चलो, तो इसी के साथ बाय बाय, और अगला पढ़ेंगे हम विलियम शेक्सपियर।